Good morning, all. In today's session, I will start with the Provident Fund. So, what do you mean by the Provident Fund? It is the scheme which is intended to give substantial benefits to the employee at the time of retirement. Under the scheme, a specific amount is deducted from the employee's salary as his contribution towards the fund. It also contributes the same amount from his pocket to this fund. These contributions are then invested in approved securities and the interest earned is also credited to the account of employee. The accumulated amount is paid to the employee at the time of his retirement or resignation. So next part is the टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड, जिसके अंदर हम अलग अलग उसकी टैक्सेबिलिटी पढ़ेंगे और कैसे टैक्सेबल होता है, कितना एग्जाम्पशन होता है. तो फर्स्ट इज द स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड. आई हैव डिवाइडेड इन टू एरियाज. First, the during the employment period, and second is the at the time of retirement. So in case during the employment period, in case of statutory provident fund, the employee's contribution, interest credited. There are three areas in it. In case of employee's contribution, it will be fully exempt. The employee's contribution you have to ignore. Of course, वो उसकी सैलरी जब टैक्सेबल होगी, होली टैक्सेबल हो जाएगी, तो यहाँ पे इग्नोर करेंगे. इंटरेस्ट क्रेडिटेड भी आपका इसमें फुली एग्जाम्प्ट होता है, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलता है पूरा अमाउंट लमसम, वो भी पूरा एग्जाम्प्ट होता है. ठीक है, तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की चांसेस कम है पेपर में आने के लिए, तो बट लेकिन एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस है तो हमें करना था. सेकेंड है आपका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, विच इज़ ऑल्सो सब डिवाइडेड इन टू एरियाज. फर्स्ट ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट पीरियड, सेकेंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. In case of employment period, the employee's contribution is exempt up to 12% of salary, and here the salary definition is the same in most of the cases, as I have already said, that basic plus DA in terms plus commission percentage turnover. Okay, employee's contribution को इग्नोर करेंगे, ऑल उसका डिडक्शन आपको ATC में मिल जाता है. इंटरेस्ट क्रेडिटेड जो होगा वो एग्जाम्प्ट होगा अप टू 9.5%, एंड रेस्ट विल बी टैक्सेबल. ओके, नेक्स्ट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जो भी लमसम अमाउंट मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इन RPF विल बी एग्जाम्प्ट. पर ये एग्जाम तभी होगा इसकी प्रोवाइडेड दैट द एम्प्लॉय हैज़ रेंडर्ड द कॉन्टिन्यूस सर्विस ऑफ 5 years विद द एम्प्लॉयर. ठीक है, एंड एग्जाम्पशन विल बी ग्रांटेड, बट ऑल्दो दे आर सेपरेट एरिया ऑल्सो, कि अगर आपको एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अगर आपने 5 साल तक भी कॉन्टीन्यूस सर्विस नहीं दी, दिया 3 पॉइंट्स है, जहाँ आपने अगर 5 साल तक सर्विस नहीं दी है, तब भी आपको एग्जाम्पशन ग्रांट हो जाएगी. So exemption will be granted even if it not in continuous service of 5 years and the service is terminated due to the following reasons. First, his ill health, employee's ill health, or discontinuance of employer's business. And third case is when the entire balance to the credit of the employee transfer to his individual account in any RPF maintained with his new employer. उसने अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया है जहाँ नए एम्प्लॉयर के RPF अकाउंट में, जो इंडिविजुअल का अकाउंट है RPF में ट्रांसफ़र कर दिया है विद द न्यू एम्प्लॉयर विच इज़ मेंटेन विद द न्यू एम्प्लॉयर. तो इन 3 केसेस द एग्जाम्पशन विल बी ग्रांटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. ठीक है, नेक्स्ट इज द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. सो व्हाट डू यू मीन बाय अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड? विच इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड. ठीक है, ऑल दैट इज रिकॉग्नाइज्ड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस. बट इन केस ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, although it is in syllabus, but we have to read it for MCQs purpose or theoretical purpose also. So in case of unrecognized provident fund during the employment period, here also सब डिवाइड into 3 areas, because ये contribution होता है क्योंकि employees contribute करता है, employee contribute करता है, and उसमें जो भी हम contribution करते हैं उस पर इंटरेस्ट मिलता है. सो ये 3 चीज़ों में एम्प्लॉयमेंट पीरियड में आप कोई एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन को इग्नोर करेंगे, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन को फुली एग्जाम्प्ट होगा, आपका इंटरेस्ट जो क्रेडिट होगा वो फुली एग्जाम्प्ट होगा. बट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट द प्रोविजन इज लिटिल बिट डिफरेंट. इन दैट केस द इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन, ऑल्दो इन द एम्प्लॉयमेंट पीरियड there is a different provision, but in case of retirement the interest on employees contribution will be taxable under head IFS. And but as we have seen that
During the employment period, employees' contribution and interest credit are fully exempt, but at the time of retirement, the employees' contribution and interest drawn will be taxable under the head salary. Okay, this is unrecognized provident fund. ठीक है. Next is the superannuation fund, which is further subdivided into two areas. First is approved superannuation fund, and second is unapproved superannuation fund. In case of approved superannuation fund, the employee's contribution is exempt up to 1,50,000 per annum, and employee's contribution we have to ignore that, and the interest credited will be exempt, and lump sum amount received on retirement will be wholly exempt. And in case on unapproved superannuation fund, the treatment will be same as URPF, unrecognized provident fund. During the employment period is this, and at the retirement period is this. Okay, so this is with the completion of the provident fund, and but we will do one example from ICI study mat, illustration number 8, just to go through with the provision of recognized provident fund, because it often occurs in your exams. So I think I should do with it once. So let's get started with the illustration number 8 from ICS study mat. Illustration number 8. Wait, it is here it is. It is full-fledged question. It also includes your other area, gratuity also. Okay, DA बेसिक की तो आपको चाहिए ही है, इसमें ग्रेचुटी वाला एरिया भी, बट इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ग्रेचुटी दे रखी है. एंड इट इज़ इफ़ इट इज़ गिवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट विल फुल बी टैक्सेबल. यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं करना है ज़्यादा. ठीक है. Mr. B is working in XYZ Limited and has given the details of his income for the previous year 2021. You are required to compute his gross salary from the details given below. The basic salary is 10,000 per month. DA जो है 50% फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, रेस्ट 8,000 पर मंथ वो हम कैलकुलेशन के लिए करेंगे जब हम प्रोविडेंट फंड का कैलकुलेशन निकालेंगे. DA इन टर्म्स उसमें हम 50% कंसिडर करेंगे. कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर 0.1%. टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर is 50 lakhs. Bonus आपका 40,000. Gratuity 25,000. It is given during the employment period, so it will be wholly be taxable. His own contribution in the RPF is 20,000. Employees contribution to RPF is 20% of basic salary, and interest accrued in the RPF at the rate 13% per annum. तो स्ट्रेट आप यहाँ से लगा सकते हैं. बेसिक सैलरी बिल आपका फॉर्म आएगा, ये पूरा सैलरी का पार्ट बनेगा. DA फुल पड़ेगा. मैं ओरली एक बार शॉर्ट में बता रही हूँ. कमीशन का हम कर देंगे 50 लाख से 0.1%. बोनस आएगा, ग्रेचुटी आएगा. RPF का कैलकुलेशन में इसका कंट्रीब्यूशन 20,000 है. ठीक है. और तो इसमें जो आपका इंटरेस्ट वाला पार्ट है उसमें 13% 9.5% हो जाएगा, और रेस्ट जो एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन है उसमें हम 20% ऑफ बेसिक सैलरी में से 12% हम का एग्जाम्पशन ले लेंगे. तो हम एक बार कंप्यूटेशन देखते हैं. बेसिक सैलरी की आपका 10,000 इंटू 12, DNS अलाउंस 8,000 इंटू 12, कमीशन आपका 0.1% ऑन 50 लाख है, बोनस आपका 40,000 पूरा आ गया, ग्रेचुटी 25 हो गया. ऑल द सेट दैट कि आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिला. आप रीज़न भी देख लीजिए इसमें. ग्रेचुटी रिसीव द ड्यूरिंग सर्विसेज फुली टैक्सेबल. ओके, मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया था. एम्प्लॉयज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF. एम्प्लॉयज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF एज ऑलरेडी स्टडीड, as I have already studied, it will not be taxable. Although it is eligible for deduction and ATC, it will not be taxable here. ठीक है. एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF 20% ऑफ बेसिक सैलरी. हमने बेसिक पे 120 था, उसका हमने 20% लिया, विच विल बी 24,000. एग्जाम्पशन जो हम लेंगे विच विल बी 12% ऑफ सैलरी, एंड दैट सैलरी विल बी बेसिक पे प्लस DA इन टर्म्स प्लस कमीशन परसेंटेज ऑन टर्नओवर. ठीक है. हमने 12% ऑफ लिया. हमारा बेसिक पे है 1,20,000. हमारा 50% DA इन टर्म्स लेना है तो 96,000 का 8,000 पर मंथ है.
देन इंटू 12 करेंगे, 96,000 50% हम लेंगे आपका आएगा, ठीक है। प्लस हम 5,000 लेंगे कमीशन ऑन टर्नओवर 0.1% ऑफ 50 lakhs, ठीक है, विच इज़ 5,000। इसका 12% ऑफ 1,73,000 विल बी 20,760 विच विल बी फुल्ली एग्जाम फ्रॉम इट। देन इंटरेस्ट इंक्लूड इन द RPF एट द रेट 13% पर एनम इज़ 13,000। हमने कहा था 9.5% तो एग्जाम करेंगे, 13,000 जो 13% पे है तो 9.5% पे कितना होगा, इट विल बी 9,500 एंड रेस्ट विल बी टैक्सेबल। आप ऐसे देख सकते हैं कि 13,000 पे 13% है तो रिमेनिंग 3.5% पे कैसे होगा, ठीक है ना। 3.5% कैसे लिया मैंने, आपका 13 में से 9.5 कर दीजिए, रेस्ट विल बी टैक्सेबल, ठीक है। तो 3.5% करके देख लीजिए, ये 9.5% करके रेस्ट टैक्सेबल कर दीजिए, द थिंग इज़ द सेम, ठीक है। तो आपका ये आ गया पूरा, आपका इंटरेस्ट कितना टैक्सेबल होगा, ये आपकी ग्रॉस सैलरी होगी, द होल विल बी योर ग्रॉस सैलरी। दिस इज फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन विच कवर्स द प्रोविडेंट फंड। Although gratuity from small point of view, the major area is of provident fund, RPF. Okay, so this covers with the provident fund session. So thank you.